जय हिंद दोस्तों, मैं तबरेज़ आलम। कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि इस्लाम को या फिर मुसलमानों को बीजेपी द्वारा और बीजेपी के नेताओं द्वारा और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा किस तरह से एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि जो उर्दू पढ़ता है, भाषा के संपर्क में कि जो उर्दू पढ़ता है वो जिस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं और सदन में जो भाषा का इस्तेमाल किया वो भाषा मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मोटा मोटी तौर पे मैं मौलाना बोलूँगा। जो बात उन्होंने कहा वो मैं नहीं कहूँगा कि उर्दू पढ़कर क्या मौलाना बनेंगे, इंजीनियर और जो भी है नहीं बन पाएंगे जो ऊंचे ऊंचे पद में है। तो सबसे पहले तो खैर उनकी राजनीति है, वो करें। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि मौलानाओं जो आलिम हैं, आलिम दीन हैं, मौलाना हैं, उनके बारे में और उनका आज़ादी के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि उनका आज़ादी के आंदोलन में क्या भूमिका रहा है। तो इसी पे मैं वीडियो बनाने आया हूँ और इसी बात को मैं आपके समक्ष रखूँगा। और जो मौलाना जो भी जितने भी मुस्लिम क्रांतिकारी थे आज़ादी के आंदोलन में, जिन्होंने अपना भूमिका निभाया और भारत को आज़ाद करने में अहम रोल निभाया, उनके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। मेरे हाथ में एक किताब है, देखिए, जंगे आज़ादी और मुसलमान, देख पा रहे होंगे आप। ये इस किताब में बहुत सारा, ये किताब खालिद मोहम्मद खान साहब ने लिखा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुसलमानों के बारे में और आज़ादी के आंदोलन में मुसलमानों का क्या योगदान रहा है उस बारे में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ये किताब लिखी है। तो आज मैं एक कहानी आपको इसी में से पढ़कर सुनाऊंगा। पढ़ने का मकसद ये है कि हम जो भी मुस्लिम हैं और जितने भी लोग हैं, हिंदू भाई भी जो भी इस देश में रहते हैं, इस देश में बसवास करते हैं, उनको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हर मजहब के लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण एक अहम रोल निभाया है। तो मुसलमानों को जैसे पूरा नकारा जा रहा है, मौलानाओं को जैसे नकारा जा रहा है कि उन्होंने कुछ भी देश के लिए नहीं किया, और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो आप मौलाना बनिएगा, अगर आप मौलाना बन जाते हैं तो आप कुछ करने के योग्य नहीं रहते। तो सबसे पहले आइए हम पढ़ेंगे और मैं इसमें से मैंने आज पढ़ा है वही आपके साथ साझा करूँगा। मौलाना, इनका नाम है बैरिस्टर मौलाना मजहरुल हक, पेज नंबर 113, पेज नंबर 113 में आइए मैं आपको लिए चलता हूँ। पेज नंबर 113। तो और वीडियो को हम यहाँ से शुरू करेंगे। बैरिस्टर मौलाना, याद रखिएगा, बैरिस्टर मौलाना मजहरुल हक। शुरू करते हैं। भारत देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या अनपढ़, गरीब हो या धनवान, शहर का रहने वाला हो या ग्रामवासी, सभी गुलामी की घुटन से निकलकर आज़ाद रहना चाहते थे। असल में फिरंगियों ने केवल भारत देश पर ही नहीं कब्जा किया था, उन्होंने देशवासियों को धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा बांध दिया था कि कहीं भी वे आज़ादी महसूस नहीं कर पाते थे। उस बंधन वाले माहौल से तंग आकर देशवासी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। बैरिस्टर मौलाना मजहरुल हक भी भारत के एक ऐसे ही उच्च शिक्षा प्राप्त सपूत थे जो कि हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखते हुए देश को गुलामी से आज़ाद कराना चाहते थे। वह 24 दिसंबर 1866 को जिला पटना, थाना मुनीर, ग्राम बाहापुरा में शेख अहमदुल्ला के घर पैदा हुए।
उनके वालिद अपने इलाके के बड़े जमींदार में गिने जाते थे। वैसे उनके कई कारखाने भी थे। इस तरह उनके परिवार के आर्थिक हालात बहुत अच्छे थे। आरंभिक तालीम घर पर ही पूरी होने के बाद उन्होंने बाहपुरा स्कूल से मैट्रिक पास किया। वह आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ गए। वहाँ कैनिंग कॉलेज, अब लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसमें दाखिला लिया। जब दिल में किसी बात की सच्ची लगन हो तो कुदरत भी उसके लिए राहें खोलती है। बेशक वह बचपन से ही वतन प्रेमी थे। उनके दिल में ऐसे देशवासियों की सेवा जज्बा भरा हुआ था। साथ ही पढ़ाई का शौक भी उन्हें चैन से बैठने नहीं देता था। यहाँ की पढ़ाई पूरी करके वह इंग्लिस्तान पहुँच गए। वहाँ उन्होंने बैरिस्ट्री की तालीम पाई। वहाँ उनके गांधी जी से संबंध रहे जी। 1891 में वह बैरिस्टर की डिग्री लेकर वापस वतन लौट आए। उन्होंने पटना में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। उनकी गिनती अच्छे वकीलों में होती थी। बाद में वह अंग्रेजी अदालत में मुंसिफ के पद पर आसीन हो गए थे। अंग्रेजी अदालत की नौकरी उन्हें पसंद नहीं आई। वह वहाँ बेचैनी और घुटन महसूस करते थे। एक बार उनके जुडिशियल कमिश्नर ने उनसे 2 अच्छे शिकारी कुत्तों की फरमाइश कर डाली। उनको कमिश्नर की फरमाइश बेवकूफ़ी लगी। वह तो वैसे भी नौकरी छोड़ना ही चाहते थे। उन्होंने अपने जुडिशियल कमिश्नर को ही फटकार लगाते हुए कहा कि मैं ऐसी कोई भी नाजायज़ फरमाइश पूरी नहीं कर सकता। दोनों के बीच बात ज़्यादा बढ़ने पर उन्होंने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। वैसे तो उनके परिवार के आर्थिक हालात अच्छे थे, साथ ही वह एक इज्जतदार घराने से भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ऐशो आराम से बैठकर गुजारना नहीं बनाया। वह अपने देश को आज़ाद कराकर एक धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना करना चाहते थे। वह गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी वेशभूषा को गांधी जी की तरह सादा व साधारण बना लिया था। दौलतमंद व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने इतनी सादगी पसंद कर ली थी कि लोग उनको दरवेश के नाम से पहचानने लगे थे। बैरिस्टर हक लंदन से तालीम हासिल करके जब हिंदुस्तान वापस लौटे तो अंग्रेज यहाँ फूट डालो और राज करो की योजना लागू किए हुए थे। उनका मकसद तो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर खुद राज करना था, क्योंकि ब्रिटिश शासन इस बात को अच्छी तरह समझ चुका था कि हिंदू मुसलमान एकता उनके शासन के लिए खतरनाक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा जब एकता के साथ आज़ादी की मांग की गई तो अंग्रेज शासन ने रुझान बांटने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने मार्लो मिंटो रिफॉर्म 1909 का अधिनियम पास किया। वह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने का एक ऐसा फॉर्मूला था जिसके विरोध में कई आवाज़ें उठने लगीं। एकता के प्रतीक बैरिस्टर हक ने भी उस फार्मूले का कड़ा विरोध किया। मार्लो मिंटो रिफॉर्म फार्मूले के अनुसार अंग्रेजों ने शरारत के उद्देश्य से चुनाव के समय वोट देने के लिए हिंदू और मुसलमानों की अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की थी। देशवासियों को यह भेदभाव की नीति बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। चारों ओर से विरोध में सुर उठने लगे, कारण वह पक्षपात वाला फार्मूला लागू नहीं कर सके। इसके कारण अंग्रेज शासन की हार तो हुई, लेकिन पहले से जारी आज़ादी की मांग की ओर से लोगों का रुझान हट गया। इसके बाद देश के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल विभिन्न मांगे लेकर इंग्लैंड भेज दिए गए। उसमें बैरिस्टर मौलाना मजहरुल हक भी शामिल थे। ब्रिटिश शासन को तो हिंदुस्तानियों की किसी भी मांग को आसानी से पूरा ही नहीं करना था। हुआ यही कि प्रतिनिधि मंडल नाकाम लौट आया। बैरिस्टर हक देशहित के प्रत्येक काम में आगे रहना चाहते थे। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के समय भी उन्होंने बहुत साथ दिया। वह अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए यदि जेल भी जाना हो तो उससे भी नहीं घबराते थे। इसी तरह वह आपसी एकता के पक्षधर थे। कोई भी ऐसी घटना जिसमें टकराव की स्थिति बन रही हो, बैरिस्टर हक वहां पहुंचकर सुलह सफाई के प्रयास तेज कर दिया करते थे। एक समय गांधी जी जब चंपारण प्रकरण में जांच के लिए गए, जिससे कालों पर गोरों के जुल्म व सितम की आवाज़ उठाई जा सके, उसमें भी मजहरुल हक साहिब का पूरा सहयोग रहा। यहाँ तक कि गांधी जी ने जब यह पूछा कि तुम में से कौन कौन जेल जाने को तैयार है, तो उस आवाज़ पर बैरिस्टर हक ने सबसे पहले अपना हाथ ऊंचा उठाया। बैरिस्टर हक के कई ऐसे कारनामे हैं जो कि उनकी समाज सेवा और देश सेवा के प्रतीक है।
वह तालीम को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए बहुत काम किए। मेडिकल सेवाएं को मजबूत बनाने और बीमारों की बड़ी पैमाने पर देखरेख अच्छी तरह से किए जाने के संबंध में भी उन्होंने काम किया। वह चाहते थे कि कोई भी बीमार दवा व इलाज के बगैर ना रह सके। इसके अलावा उन्होंने बंधुआ मजदूरी की भी मुखालफत की। एक समय इंजीनियरिंग के छात्रों के किसी कारण अपने स्कूल के प्रिंसिपल से विवाद हो गया। असल में 1925 में कुछ वतन प्रेमी इंजीनियरिंग छात्रों ने बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग पटना में जो स्थित है प्रयोगशाला में छुरियां बनाना शुरू कर दी थी। स्कूल के प्रबंधकों को इस पर ऐतराज हुआ। उन छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया। वे सभी हक साहब के पास अपनी शिकायत लेकर आए। हक साहब फिक्रमंद हो गए। उन्होंने इन छात्रों को समझाया। उनके लिए नए स्कूल खोले जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने खर्चे से सदकात आश्रम के नाम से एक मकान बनवाया। उनका यह काम भी लोगों को बहुत पसंद आया। इस काम के लिए लोगों ने जमीन और पैसे से भी उनकी मदद की। सदकात आश्रम में बिहार विद्यापीठ के नाम से कॉलेज शुरू कर दिया। बैरिस्टर मजहरुल हक को उसका प्रिंसिपल बनाया गया। समय गुजरता रहा, हालात में भी बदलाव आता गया। क्योंकि हक साहिब कांग्रेसी थे, इसलिए बाद में सदाकत आश्रम बड़े बड़े कांग्रेसी राजनीतिज्ञों का ठिकाना बन गया। वहाँ से देश की राजनीति चलाने के महत्वपूर्ण फैसले किए जाने लगे। कांग्रेस के दफ्तर के रूप में उपयोग में लाया जाने लगा। इसी तरह 1917 में एक मौके पर बिहार में कुर्बानी को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। भड़काने वालों ने मौके से फ़ायदा उठाया। आपसी टकराव में दोनों जानिब से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया गया। अधिक नुकसान पहुंचाने की योजनाएं तैयार की जाने लगी। मौलाना हक उस घटना से बेचैन हो गए। वह नहीं चाहते थे कि भाई भाई आपस में टकरा कर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। उन्होंने शीघ्र हिंदू मुसलमान नेताओं को जमा किया। टकराव खत्म करने के अथक प्रयास कर आपसी समझौता करवाया। झगड़े में जिन लोगों का नुकसान हुआ उनकी बगैर पक्षपात की मदद की गई। मजहरुल हक ने देश प्रेम और जागरूकता का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए मॉडर्न बिहार के नाम से एक अंग्रेजी मैगजीन निकाला। इसी तरह 1921 में एक अंग्रेजी साप्ताहिक द मदरलैंड का प्रकाशन भी आरंभ किया। वह एक उच्च स्तर का अखबार माना गया। अंग्रेजों को कोई भी ऐसा लेख या तकरीर पसंद नहीं आती थी कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। 1922 को हक साहिब के बगावती लेखकों के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बैरिस्टर साहिब भेदभाव की भावना रखने वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे। वह सबको एक ही मालिक के बंदे मानते थे। वह जानते थे कि धर्म के रिश्ते मन की आस्थाओं से जुड़े रहते हैं। लोगों की आस्थाएं और मान्यताएं तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन दिलों की धड़कनें सबकी एक जैसी होती है। शरीर में बहने वाले खून का रंग भी एक जैसा होता है। यहाँ तक कि सीनों में मचलने वाली सांसें भी सभी के एक ही रास्ते आती और जाती है। फिर यह भेदभाव, पक्षपात, हिंदू और मुसलमान के बंटवारे सब झूठे झमेले हैं। सब एक हैं, सबका मालिक एक है। इंसानियत, मोहब्बत और एकता के साथ रहने में ही सबकी कामयाबी का राज छुपा है। वह पक्के कांग्रेसी नेता थे। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से उनके करीबी संबंध थे। वे आज़ादी अथवा देशवासियों के हित के प्रत्येक आंदोलन में भरपूर साथ दिया करते थे। 1920-21 में गांधी जी ने नॉन वायलेंस यानी अहिंसा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे ब्रिटिश शासन के अधीन सरकारी नौकरी छोड़ दें, सरकारी स्कूल कॉलेज का बायकॉट करें। उस आंदोलन में बैरिस्टर हक ने उनका पूरा साथ दिया। हक साहिब ने गांधी जी की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाई। यहाँ तक कि गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने देश के लिए बैरिस्टर की अपनी अच्छी नौकरी भी छोड़ दी। मजहरुल हक ने अपनी ज़िंदगी का अधिकांश समय सच्चाई और ईमानदारी के साथ देश के लिए संघर्षों में गुजारा। विभिन्न आंदोलन में हिस्सा लिया, यातनाओं को सहा, देशवासियों को एकता, सद्भावना और मोहब्बत की सीख दी, आपसी झगड़े और मनमुटाव दूर कराए। आखिरी समय में वह पटना छोड़कर सारण के ग्राम फरीदपुर में आकर अपने बनाए हुए आशियाना में रहने लगे। 1929 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, उस समय बैरिस्टर हक फालिज यानी पैरालिसिस की बीमारी से जूझ रहे थे। उनका बहुत इलाज किया गया, मगर मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। उदाहरण सामने आया।
आखिरकार 2 जनवरी 1930 को वह देश प्रेमी, स्वतंत्रता सेनानी, एकता और भाईचारे का प्रतीक, कौम का मसीहा इस दुनिया को अलविदा कह गया। उस महान नेता के मातम में चारों ओर सन्नाटा छा गया, विशेषकर पूरे बिहार में मातम छा गया। बैरिस्टर मौलाना मजहरुल हक की देश के प्रति सेवाएं इतिहास में अमर रहेगी। मौलाना मजहरुल हक को मेरा सलाम और खिराज अकीदत मैं पेश करता हूँ। तो साथियों, ये रही आज की एक वाक़या। ऐसे वाक़या तमाम बहुत सारी है इस किताब में। आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जितनी सारी घटनाएं हैं, घटनाओं का जिक्र किया गया है, मैं सबसे आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लाइक शेयर ये भी करें। धन्यवाद।